एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, MSJ कॉलेज भरतपुर। इस वीडियो में आज हम देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत को। प्लेटो का साम्यवाद, इसको सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला, इस वीडियो में हम केवल चर्चा करेंगे प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की, और दूसरे वीडियो में पत्नियों के अथवा परिवार के साम्यवाद की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात की जाए प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की, तो ये बताना आवश्यक है कि प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य जो था वो न्याय सिद्धांत पर आधारित एक आदर्श राज्य की स्थापना था। किंतु इस की प्राप्ति में प्लेटो के नज़र में दो प्रमुख अवरोध थे, जिनमें निजी संपत्ति, निजी परिवार और दूसरा अज्ञान। ये आदर्श राज्य की प्राप्ति में बहुत बड़े बाधक थे, और प्लेटो ने इन्हीं बाधाओं पर विजय पाने के लिए दो प्रमुख साधन स्वीकारे, शिक्षा तथा साम्यवाद। हालांकि प्लेटो की साम्यवाद की योजना पूर्णतः नवीन व मौलिक विचार नहीं है प्लेटो का, अपितु उसने इसे तत्कालीन यूनान की परंपराओं व विचार जगत से लिया है, लेकिन इसे अधिक स्पष्ट एवं तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय प्लेटो को ही जाता है। जैसा कि बता चुका हूँ, साम्यवाद के दो प्रकार हैं, एक तो संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा पत्नियों का साम्यवाद। और इस वीडियो में हम केवल चर्चा करेंगे संपत्ति के साम्यवाद की। प्लेटो राज्य की एकता की रक्षा के लिए अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद तथा परिवार के साम्यवाद की योजना को लागू करता है। उसका मत है कि उसकी साम्यवाद की योजना अभिभावक वर्ग को कंचन व कामिनी के कुप्रभावों से बचाकर उसके विवेक की रक्षा करेगी और उसे सार्वजनिक हित में शासन करने को प्रेरित करेगी। और इसी कड़ी में आगे हम देखें इसकी जो प्रमुख विशेषताएं बताई प्लेटो ने। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि प्लेटो का साम्यवाद संपत्ति की समान त्याग पर आधारित है, यानी संपत्ति का पूर्ण रूप से त्याग करना है, निजी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दूसरा ये भी है कि इस साम्यवादी सिद्धांत की विशेषता है कि ये केवल अभिभावक वर्ग यानी दार्शनिक, शासक और सैनिक वर्ग पर लागू होती है। ये संपूर्ण समाज में सभी नागरिकों पर लागू नहीं होती साम्यवाद की व्यवस्था। एक और बात इसमें जानने की ये है कि अभिभावक वर्ग के पास केवल उतनी ही संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति होगी जितनी जीवन यापन के लिए परम आवश्यक है। उनके पास कोई ऐसा आवास अथवा भंडार नहीं होगा जो सदैव ही सबके लिए खुला हुआ नहीं हो। समस्त नागरिकों में केवल उन्हीं के लिए सोने या चांदी का किसी भी रूप में स्पर्श करना, प्रयोग में लाना अथवा संग्रह करना अवैध होगा, यानी उनके लिए पूर्णतः वर्जित है। सैनिक वर्ग तथा दार्शनिक वर्ग, शासक वर्ग की प्रतिदिन की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व
राज्य का है, यानी राज्य ही इन दोनों वर्गों के लिए सार्वजनिक आवास गृहों तथा सार्वजनिक भोजनालयों की व्यवस्था करेगा, जिससे वे स्वतंत्र होकर के अपना कार्य संपन्न कर सकें। अब बात करते हैं संपत्ति के साम्यवाद के जो प्रमुख आधार हैं और इसका जो उद्देश्य है। प्लेटोवादी दर्शन के अनुसार संपत्ति वासना तत्व की प्रतीक है, इसलिए इसका दार्शनिक आधार कहा गया इसे। दार्शनिक वर्ग व सैनिक वर्ग आत्मा के क्रमशः विवेक और साहस तत्वों से संबंधित होते हैं, अतः निजी संपत्ति की व्यवस्था उनकी आत्मा की प्रवृत्ति के प्रतिकूल है, इसलिए उनके लिए वर्जित माना गया। दार्शनिक व सैनिक वर्ग इन दोनों वर्गों में निजी संपत्ति की व्यवस्था उनको स्वार्थी बना सकती है, और यदि दार्शनिक वर्ग एवं सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति की व्यवस्था स्वीकारी जाएगी तो उनमें भी स्वार्थ की वृद्धि होगी और उनका विवेक व साहस कुंठित हो जाएगा और वे अपने मार्ग से विचलित होकर के सही न्याय समाज के साथ नहीं कर पाएंगे। प्लेटो के अनुसार जब राजसत्ता तथा निजी संपत्ति का संयोग हो जाता है तो राज्य का पतन हो जाता है, इसलिए राजनीतिक आधार पर साम्यवाद की व्यवस्था के माध्यम से प्लेटो राजनीति व अर्थ शक्ति के केंद्रीकरण को समाप्त करके शासक वर्ग को केवल राजनीतिक शक्ति देने के पक्ष में है। संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था के कारण शासक वर्ग के निजी आर्थिक स्वार्थ नहीं रहते हैं और वह सार्वजनिक हित में शासन करता है। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य साम्यवादी व्यवस्था का है। संपत्ति के साम्यवाद की योजना शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर आपसी ईर्ष्या आदि प्रकार के जो दोष होते हैं उन्हें उत्पन्न नहीं होने देती, जो अंततः राज्य की एकता की रक्षक सिद्ध होती है। संपत्ति के साम्यवाद की योजना सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग को आर्थिक चिंताओं से भी मुक्त रखती है और वह अपना समस्त समय व ध्यान अपनी कार्यकुशलता की वृद्धि में लगा सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इस व्यवस्था का शासक वर्ग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की जो व्यवस्था है इसकी कई विचारकों ने आलोचना भी की है। लोगों का या कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि निजी संपत्ति की व्यवस्था अनेक सद्गुणों के विकास में सहायक होती है, जैसे दान, परोपकार, आतिथ्य आदि। किंतु प्लेटो ने निजी संपत्ति की संस्था के मात्र अवगुणों पर ध्यान दिया है और गुणों को एकदम से नकार दिया है। ऐतिहासिक आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है कि ये निजी संपत्ति की संस्था मानव स्वभाव का अंग रही है प्रारंभ से ही, और प्लेटो अभिभावक वर्ग को इस प्राचीन संस्था से वंचित रखा है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक अवधारणा भी
कहा जाता है। चूंकि प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की योजना को मात्र अभिभावक वर्ग तक सीमित रखा और उत्पादक वर्ग को इससे मुक्त रखा, इसलिए इसे अर्ध साम्यवाद की संज्ञा भी दी जाती है। निजी संपत्ति की संस्था व्यक्ति में प्रतियोगिता के भाव उत्पन्न करती है और उसे विकास की प्रेरणा देती है, जिससे अंत में संपूर्ण समाज का विकास होता है। किंतु इसको अभिभावक वर्ग से छीनना राज्य की प्रगति में बाधक सिद्ध होगा। इस प्रकार हमने देखा कि प्लेटो के साम्यवाद, संपत्ति से संबंधित साम्यवाद की क्या विशेषताएं हैं और इसकी क्या आलोचनाएं हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे साम्यवाद से ही संबंधित दूसरी धारणा, जो पत्नियों या परिवार के साम्यवाद से संबंधित है। धन्यवाद।